हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अंकिता बायोलॉजी। आज का हमारा वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और थोड़ा सा टफेस्ट टॉपिक जिसको हम बहुत ही आसानी से समझने वाले हैं। श्योरिटी है कि आज का वीडियो पढ़ने के बाद आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। वीडियो में एंड तक बने रहिए। जहाँ पर भी डाउट हो आपको, आप बिल्कुल कमेंट करके पूछिए। चलिए, तो आज का टॉपिक है हमारा काइमोट्रिप्सिन मैकेनिज्म, जिसमें बहुत से स्टूडेंट्स को बहुत सा डाउट होता है, बहुत टफ भी लगता है, इसलिए वो स्किप कर देते हैं। बट श्योरिटी है कि आज का वीडियो स्टडी करने का आपको ये टॉपिक टफ नहीं लगेगा, बहुत ही ईजी है। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, जहां पर भी डाउट हो आप बिल्कुल पूछिए। काइमोट्रिप्सिन मैकेनिज्म। काइमोट्रिप्सिन क्या है? एक टाइप का एंजाइम है। हमने देखा था काइमोट्रिप्सिन इज अ, जब सीक्रेट होता है वो पेंक्रियास से, तो किस फॉर्म में सीक्रेट होता है? काइमोट्रिप्सिनोजन के फॉर्म में। काइमोट्रिप्सिनोजन के फॉर्म में सीक्रेट होता है, मतलब एक इनएक्टिव प्रिकर्सर होता है, इनएक्टिव फॉर्म में सीक्रेट होता है। ये जाइमोजन के फॉर्म में सीक्रेट होता है। जब इसको एक्टिव करना रहता है तब इसका क्या किया जाता है? इसमें से कुछ जंक अमीनो एसिड्स का रिमूवल किया जाता है और जो रिमेनिंग पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, इसकी 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स बचती है, ए बी सी। ए पॉलीपेप्टाइड चेन, बी पॉलीपेप्टाइड चेन और सी, ये तीनों एक साथ फॉर्मेट में जब सीक्रेट होती है तब वो कहलाता है काइमोट्रिप्सिनोजन। ये क्या है? काइमोट्रिप्सिनोजन के फॉर्म में। इसमें कुछ जंक अमीनो एसिड का रिमूवल किया जाता है। अराउंड कहते हैं 14, 15, 147, 148 जो अमीनो एसिड्स है वो मिसिंग हो जाते हैं। तब ये सीक्वेंस क्या कहलाती है इसकी? काइमोट्रिप्सिन। काइमोट्रिप्सिनोजन को जब काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट किया जाता है तो किस एंजाइम की मदद से? ट्रिप्सिन की मदद से। ट्रिप्सिन की मदद से काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जो ये पॉलीपेप्टाइड्स होती हैं ये एक दूसरे से डाइसल्फाइड लिंकेज के थ्रू जुड़ी होती हैं। ये पॉलीपेप्टाइड्स एक दूसरे से कैसे जुड़ी होती है? बेसिकली डाइसल्फाइड लिंकेज के थ्रू जुड़ी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल ये क्या कहलाता है? अब आपके पास एक्टिव काइमोट्रिप्सिन। ये एक्टिव काइमोट्रिप्सिन अब क्या करेगा? प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज करेगा। काइमोट्रिप्सिन का मेन फंक्शन क्या है? प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज कराना। प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज कराना। तो अब ये काइमोट्रिप्सिन क्या करेगा? प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज कराएगा, मतलब किसी भी प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड का ब्रेक डाउन कराने का काम करेगा काइमोट्रिप्सिन, या ईस्टर लिंकेज को ब्रेक कराएगा। ईस्टर जो लिंकेज होता है, इसीलिए इसे ईस्ट्रेज एंजाइम भी कहा जाता है। बेसिकली सेरिन ईस्ट्रेज एंजाइम, जो सेरिन अमीनो एसिड रहता है वो ईस्टर लिंकेज को ब्रेक डाउन कराने का काम करता है। तो काइमोट्रिप्सिन कहाँ से सिंथेसाइज होता है? पेंक्रियास से सिंथेसाइज होता है, इनएक्टिव फॉर्म में, काइमोट्रिप्सिनोजन के फॉर्म में। ठीक है, एक टाइप का इनएक्टिव प्रिकर्सर होता है। इस इनएक्टिव प्रिकर्सर को हम सबसे पहले किस में कन्वर्ट करते हैं? एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना मतलब इसमें जो जंक अमीनो एसिड्स रहता है उसे हटा दिया जाता है। जंक अमीनो एसिड अराउंड 14-15 अमीनो एसिड या 147 या 148 अमीनो एसिड, जो जंक अमीनो एसिड रहते हैं उनको हटाया जाता है और बची हुई सीक्वेंस को, पॉलीपेप्टाइड चेन को डाइसल्फाइड लिंकेज के थ्रू जोड़ दिया जाता है। अब ये क्या हो गया आपके पास? एक्टिव काइमोट्रिप्सिन। अब इस एक्टिव काइमोट्रिप्सिन का बेसिकली फंक्शन क्या है? तो प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज कराना या ईस्टर लिंकेज का ब्रेकडाउन करना ही काइमोट्रिप्सिन का मेन फंक्शन होता है। ठीक है, मतलब ये एंजाइम क्या करेगा? कोई भी पॉलीपेप्टाइड चेन आई है तो उसको ब्रेकडाउन कराने का काम करता है काइमोट्रिप्सिन। वही देख रहे हैं कि ये काइमोट्रिप्सिन की मैकेनिज्म होती कैसे है, कैसे ये किसी पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस को, पॉलीपेप्टाइड चेन का ब्रेकडाउन कराता है, उसके पेप्टाइड बॉन्ड्स को ब्रेक करता है। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा जो टॉपिक है काइमोट्रिप्सिन मैकेनिज्म, इस पे फोकस करते हैं। काइमोट्रिप्सिन एक टाइप का एंजाइम है। एंजाइम है मतलब एंजाइम की एक्टिव साइट। जो काइमोट्रिप्सिन की एक्टिव साइट होती है उसे कैटालिटिक ट्रायड कहा जाता है। उसकी एक्टिव साइट में 3 अमीनो एसिड सीक्वेंस प्रेजेंट होती है बेसिकली, जो कैटालिसिस में रोल प्ले करती है। सेरिन 195 अमीनो एसिड्स, ठीक है, हिस्टिडीन 57 अमीनो एसिड्स, 57, और एस्पर्टेट 102। ये तीनों अमीनो एसिड आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं। ये तीनों अमीनो एसिड कैसे जुड़े होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं, और यही क्या कहलाता है? कैटालाइटिक ट्रायड। कैटालाइटिक ट्रायड। क्यों कैटालाइटिक ट्रायड कहा जाता है? तो आई होप अब आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। कैटालाइटिक ट्रायड का मतलब होता है काइमोट्रिप्सिन जो अमीनो एसिड जो एंजाइम्स होता है उसकी एक्टिव साइट पे बेसिकली 3 अमीनो एसिड रोल प्ले करते हैं प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज कराने में। वो तीनों अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? सेरिन 195, हिस्टिडीन 57, एस्पर्टेट 102। ये इसके नंबर क्या शो करता है? उसकी लोकेशन।
सेरिन की लोकेशन क्या है, 195 लोकेशन पे प्रेजेंट है, हिस्टीडीन 57 लोकेशन पे और एस्पार्टेट 102 लोकेशंस पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो नंबर ये करते हैं। अब सेरिन हमें पता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स है। ठीक है, हिस्टीडीन में एक मेजर साइड चेन होती है आर ग्रुप जो लाइक नाइट्रोजन ग्रुप कंटेनिंग एन। ठीक है, पेंटागोनल साइड चेन्स प्रेजेंट होती है हिस्टीडीन में। एस्पार्टेट COO नेगेटिव ग्रुप प्रेजेंट होता है एस्पार्टेट ग्रुप में। ठीक है, एसिडिक अमीनो एसिड जिसमें COO नेगेटिव ग्रुप प्रेजेंट होता है। हर अमीनो एसिड्स का अपना एक रोल है, इसीलिए ये तीनों मिलके ही किसी प्रोटीओलाइटिक क्लीवेज को या किसी पेप्टाइड बॉन्ड का क्लीवेज कराएंगे। कैसे? सेरिन जो होता है वो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है किसी पेप्टाइड बॉन्ड पे, क्योंकि काइमोट्रिप्सिन इज अ प्रोटीओलाइटिक एंजाइम। ठीक है, हमें पता है काइमोट्रिप्सिन का 10⁹ के रेट्स में किसी भी प्रोटीन की पेप्टाइड सीक्वेंस को ब्रेक करने का काम करता है, मतलब इसकी रेट्स बहुत ज़्यादा होती हैं। बट काइमोट्रिप्सिन के केस में कहा जाता है कि काइमोट्रिप्सिन डायरेक्ट वाटर का अटैक नहीं करवा देता पेप्टाइड बॉन्ड पे। सपोज आपके पास कोई पेप्टाइड बॉन्ड है COONH, ये पेप्टाइड बॉन्ड है, इस पे काइमोट्रिप्सिन डायरेक्ट वाटर का अटैक नहीं कर देगा। ठीक है, काइमोट्रिप्सिन की खासियत होती है इसका प्रोटीओलाइटिक क्लीवेज कराना है तो वो डायरेक्ट इसे वो हाइड्रोलाइसिस नहीं कराता है, पहले इसके साथ उसे ईस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन करना पड़ता है, फिर देन उसे ईस्टर लिंकेज की या हाइड्रोलाइसिस कराता है। ठीक है, किन 2 फेजेस में होगी वो भी हम पढ़ेंगे। पहले सिंपल सी बात समझिए, कोई भी एंजाइम होता है उसकी एक एक्टिव साइड होती है, ये एक्टिव साइड, काइमोट्रिप्सिन की भी एक्टिव साइड है। उस एक्टिव साइड्स पे क्या प्रेजेंट है, सेरिन अमीनो एसिड्स, हिस्टीडीन और एस्पार्टेट, ये तीनों क्या मिलकर क्या बनाते हैं, कैटालिटिक ट्रायड, जिसके कारण क्या कहा जाता है इसे कैटालिटिक ट्रायड, क्योंकि इन तीनों के कॉम्बिनेशन से ही आप किसी पेप्टाइड बॉन्ड का ब्रेक करोगे। वो कैसे और क्यों जरूरी है हम आगे देखेंगे। सेरिन क्या करता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन के ऊपर। ठीक है, ध्यान रखिए सेरिन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बनाना है आपको इसको, ये अभी वीक न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि इसके पास OH ग्रुप है, एल्कोहलिक ग्रुप। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बनाने के लिए इसे एल्कोक्साइड ग्रुप में चेंज करेंगे, इसका हाइड्रोजन को आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सेरिन इसका काम करता है। हिस्टीडीन जो होता है, हिस्टीडीन क्या करता है, ये जो रहता है इस सेरिन को स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बनाता है। हिस्टीडीन मतलब इस सेरिन को स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बनाने का काम करता है हिस्टीडीन। ठीक है, इस हिस्टीडीन को स्टेबलाइज करने का काम करता है प्रोटोनेटेड फॉर्म में एस्पार्टेट। मतलब ये तीनों है, अगर ये एस्पार्टेट इसको स्टेबलाइज नहीं करेगा तो ये इसको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं बनाएगा, और ये इसको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं बनाएगा तो ये इसका प्रोटीओलाइटिक क्लीवेज नहीं कराएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, ध्यान से समझिएगा। काइमोट्रिप्सिन को कैटालिटिक ट्रायड में कन्वर्ट किया गया है। कैटालिटिक ट्रायड मतलब उसकी एक्टिव साइट पे कौन कौन सा अमीनो एसिड प्रेजेंट है, अभी सब फर्स्ट स्टेप में हमें ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब मैकेनिज्म शुरू करेंगे। कैसे? तो काइमोट्रिप्सिन की जो मैकेनिज्म होती है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। ट्रिप्सिन की मैकेनिज्म की 2 स्टेप्स क्या क्या होंगी वो देखते हैं। काइमोट्रिप्सिन की मैकेनिज्म के 2 स्टेप्स में होगा, फर्स्ट स्टेप एसाइलेशन एंड सेकेंड स्टेप डीएसाइलेशन। घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, एसाइलेशन एंड डीएसाइलेशन। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, नाम ध्यान रखिए, एसाइलेशन डीएसाइलेशन। कैसा है, एसाइल इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा, फिर आपको उस एसाइल इंटरमीडिएट को रीजनरेट करवाना है, मतलब प्री स्टेडी काइनेटिक्स आपको जनरेट करना है एंजाइम्स में। ठीक है, पहले फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, कोई भी सबस्ट्रेट आया, काइमोट्रिप्सिन क्या है, एंजाइम है, कोई भी सबस्ट्रेट आया, उसकी पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये उसका C टर्मिनल समझ लो पेप्टाइड प्रोटीन का, ये उसका N टर्मिनल। ठीक है, ये उसके पेप्टाइड्स बॉन्ड्स होंगे, CO बॉन्ड और ये NH बॉन्ड। ठीक है, आपको इस पेप्टाइड बॉन्ड को क्लीव करना है, पेप्टाइड बॉन्ड को क्लीव करना है। बट हमें ये पता है कि काइमोट्रिप्सिन डायरेक्ट हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज नहीं कराएगा, तो अब काइमोट्रिप्सिन करेगा कैसे। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, एसाइलेशन वाली स्टेप में है, जो सबस्ट्रेट रहता है उसके कार्बोनिल ग्रुप पर, कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन पर सेरिन जो रहता है, फर्स्ट स्टेप में ईस्टर लिंकेज का फॉर्मेशन होगा। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर लिंकेज, ईस्टर लिंकेज का फॉर्मेशन करना है आपको फर्स्ट स्टेप में, इतना ध्यान रखिए। ईस्टर लिंकेज का फॉर्मेशन करना है फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में हम उस ईस्टर लिंकेज को तोड़ देंगे तो हमें कंप्लीट प्रोडक्ट मिल जाएगा, वापस से एंजाइम का क्या हो जाएगा, रीजनरेशन हो जाएगा। क्योंकि आपको भी पता है एंजाइम्स को आपको वापस से रीजनरेट भी करना है, ऐसा नहीं कि एक स्टेप में एंजाइम्स यूज हुए तो वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे।
एट द एंड किसी भी प्रोटीओलाइटिक क्लीवेज प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन करने के बाद वो एंजाइम वापस से रीजनरेट भी होना चाहिए, मतलब उसके कैटालिटिक ट्रायड के फॉर्म में वापस से आपको लाना है उसे। वो कैटालिटिक ट्रायड में कैसे आएगा, कब? तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, जब जैसे ही कोई भी सबस्ट्रेट आता है, एंजाइम उस सबस्ट्रेट के कार्बोनिल कार्बन के साथ ईस्टर लिंकेज का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर लिंकेज। एसाइल इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा इस स्टेप में। एसाइल इंटरमीडिएट एक बहुत ही टेम्परेरी, मतलब बहुत ही कम टाइम के लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए एसाइल इंटरमीडिएट बनेगा। ठीक है, जैसे एसाइल इंटरमीडिएट बन जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस होगी, वाटर आएगा, वाटर H2O हाइड्रोलाइसिस। अब वो जो एसाइल इंटरमीडिएट बना है उसे वापस से आपको रिमूव करना है और आपको नॉन एसाइलेटेड एंजाइम, रीजनरेशन ऑफ नॉन एसाइलेटेड एंजाइम, रीजनरेशन कराना है इस स्टेप में। किसका? एंजाइम का, वापस से रीजनरेशन ऑफ नॉन एसाइलेटेड एंजाइम। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल आपको शेयर कर दी जाएगी, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ध्यान से समझ लीजिएगा। 2 फेजेस में होगी काइमोट्रिप्सिन की मैकेनिज्म, एसाइलेशन और डी एसाइलेशन। एसाइलेशन मतलब सबसे पहले कोई भी सबस्ट्रेट आएगा, एंजाइम्स जो रहेगा उसके कार्बोनिल ऑक्सीजन, कार्बोनिल कार्बन के साथ ईस्टर लिंकेज का फॉर्मेशन करेगा, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट्स बनाएगा, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए बनाएगा, एसाइल इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करेगा, ईस्टर लिंकेज फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में क्या होगा, अब वाटर आएगा सेकंड स्टेप में। वाटर क्या करेगा, हाइड्रोलिसिस करेगा उसकी, इसकी ईस्टर लिंकेज का ब्रेकडाउन करेगा, वापस से नॉन एसाइलेटेड एंजाइम्स का रीजनरेशन करेगा। मतलब जो हमें फर्स्ट स्टेप में एंजाइम्स जिस फॉर्म में था एक्टिव साइड, वैसे ही हमें उसको रीजनरेट कराना है, तो ये डीएसाइलेशन स्टेप में होगा। ठीक है, कौन कौन सी 2 रिएक्शंस होती है काइमोट्रिप्सिन की मैकेनिज्म में, ध्यान रखिएगा। जनरल एसिड बेस कैटलिस्ट होते हैं, जनरल एसिड बेस कैटलिस्ट, एसिड बेस कैटलिस्ट, और सेकंड होगा कोवेलेंट कैटलिस्ट, कोवेलेंट कैटलिस्ट। कौन कौन सी 2 कैटालिसिस रिएक्शन होती है, जनरल एसिड बेस कैटलिस्ट और कोवेलेंट कैटलिस्ट। जनरल एसिड बेस कैटलिसिस शो करता है हिस्टिडीन अमाइनो एसिड, वो कभी एसिड की तरह, एसिड कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेगा, कभी बेस कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, कोवेलेंट कैटलिसिस फॉर्म करेगा आपका सेरिन, कोवेलेंट कैटलिस्ट कौन फॉर्म करेगा, सेरिन। तो किन किन 2 फेजेस में होगी, हमने वो देखा काइमोट्रिप्सिन की मैकेनिज्म किन 2 फेजेस में होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, अब काइमोट्रिप्सिन कैसे अटैक करेगा, क्या क्या होगा उसके एक्टिव साइट्स पे, कैसे आगे चल के वो किस किस स्टेप पे कैसे प्रोडक्शन करता है, कैसे सबस्ट्रेट से बाइंड करता है, सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले कैटालिटिक ट्रायड में होता क्या है, कैटालिटिक ट्रायड में सेरिन होगा, सेरिन मतलब अल्कोहल ग्रुप कंटेनिंग अमाइनो एसिड। 195 क्या है उसकी लोकेशन, ठीक है, 195 उसकी लोकेशन। नेक्स्ट स्टेप में हिस्टिडीन, हिस्टिडीन है, पेंटागोनल रिंग प्रेजेंट होगी उसके पास जनरली। अब हिस्टिडीन इसके बाद क्या करेगा, एस्पर्टेट है, एस्पर्टेट की पोजीशन हमें पता है 102। इस स्टेप में होगा क्या, ये तीनों सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं। ये क्या है, इसके बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू ये अटैच है एक दूसरे से। अब कोई भी सबस्ट्रेट आया, सपोज सबस्ट्रेट आया है RNH, ठीक है, RNH, C डबल बॉन्ड O और ये R, C टर्मिनल एंड टर्मिनल। कोई भी सबस्ट्रेट आया है सबसे पहले, अब होगा क्या, जैसे ही कोई सबस्ट्रेट आया, सबस्ट्रेट बहुत बड़ा हो सकता है। जनरली काइमोट्रिप्सिन किन किन सबस्ट्रेट को ब्रेक डाउन करने का काम करता है, एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स, फिनाइलएलानिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइलएलानिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, ठीक है। इसके अलावा मिथ्योनिन को भी, जिनके पास लॉन्ग साइड चेन्स होती हैं। इस एक्टिव साइट्स पे क्या प्रेजेंट होते हैं, इस एक्टिव साइट्स पे एक जनरली आपके पास उसका हाइड्रोफोबिक रीजन्स प्रेजेंट होता है। हाइड्रोफोबिक रीजन्स मतलब जिसमें वो उसके साइड चेन्स को बाइंड करके रख सकता है। और सेकंड क्या प्रेजेंट होता है, ऑक्सेनियन होल, ऑक्सेनियन होल भी प्रेजेंट होता है इसमें, ऑक्सीएनायन होल। ऑक्सीएनायन होल मतलब जिसमें वो उसके अपने नेगेटिव ऑक्सीजन को कैरी करेगा, उस होल में क्या करेगा, नेगेटिवली चार्ज्ड आयन को कैरी करके रखता है। और एक सेकंड स्टेप में इसके पास क्या होता है, हाइड्रोफोबिक रीजन, हाइड्रोफोबिक पॉकेट्स होती है, हाइड्रोफोबिक पॉकेट्स। हाइड्रोफोबिक पॉकेट्स किसके लिए होती है, इसकी लॉन्ग साइड चेन्स को कैरी करने के लिए। इसमें इसकी लॉन्ग साइड चेन्स को वो बाउंड करके रखता है।
एरोमेटिक अमीनो एसिड्स हमें पता है उसके पास बल्कि साइड चेन्स होती है, उस बल्कि साइड चेन्स को किसको में रखता है, या हाइड्रोफोबिक रीजन्स में बाउंड करके रखता है, इसकी एक्टिव साइड से प्रेजेंट होती है। ऑक्सीनियन होल जिसमें ये नेगेटिवली चार्ज आयन को रखता है, ऑक्सी एनायन होल्स में। अब कैसे क्या होगा, जैसे ही कोई सबस्ट्रेट आया है, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, सबस्ट्रेट आया है, अभी जो इसके पास सेरिन था उसके पास अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट था, वो बहुत ही वीक न्यूक्लियोफाइल था, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं था क्योंकि उसके पास अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट था। इस स्टेप में क्या होगा, हिस्टिडीन क्या करेगा, इस सेरिन से इसके H+ आयन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा। हिस्टिडीन क्या कर रहा है, सेरिन से H+ आयन को ले लेगा। हिस्टिडीन H+ आयन किससे ले रहा है, सेरिन से, और खुद क्या हो जाएगा, प्रोटोनेटेड हो जाएगा, क्योंकि इसके पास जो नाइट्रोजन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो H+ आयन को अपनी साइड अट्रैक्ट करेगा। ये नाइट्रोजन का लोन पेयर है, ये H+ आयन को अपनी साइड लेगा, और इस कंडीशन में हिस्टिडीन किसके साइड एक्ट करेगा, बेस कैटलिस्ट की तरह। किसकी तरह एक्ट करेगा, बेस कैटलिस्ट की तरह एक्ट करेगा। बेस कैटलिस्ट की तरह एक्ट करेगा हिस्टिडीन, H+ आयन को एक्सेप्ट कर लेगा, H+ आयन को ले लेगा, खुद कैसा हो जाएगा, प्रोटोनेटेड। अब क्या हो जाएगा, हिस्टिडीन ने H+ आयन को ले लिया है और क्या हो चुका है, प्रोटोनेटेड। इस पे पॉजिटिवली चार्ज आ चुके हैं हिस्टिडीन के पास। जैसे ही हिस्टिडीन के पास पॉजिटिवली चार्ज आएगा, मतलब प्रोटोनेशन वाली कंडीशन में आ चुका है एक्सट्रैक्ट करके। क्यों इसने ऐसा किया, क्योंकि इसको सेरिन को स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बनाना था। जब तक सेरिन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा, सेरिन का ऑक्सीजन इसके कार्बोनिल सबस्ट्रेट के कार्बन पर अटैक नहीं करेगा। तो इस कंडीशन में उसको सेरिन को स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बनाना था, इसलिए हिस्टिडीन ने क्या किया, H+ आयन सेरिन से एक्सट्रैक्ट किया। क्यों, क्योंकि उसके पास नाइट्रोजन ग्रुप प्रेजेंट था, उसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप प्रेजेंट था, उसने H+ आयन को लिया। इस H+ आयन को लेके हिस्टिडीन कैसा हो गया, हाईली प्रोटोनेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, बेस कैटलिस्ट की तरह एक्ट कर रहा है। और ये जो सेरिन है, अब इस सेरिन का O ऑक्सीजन ग्रुप जो होता है, O एटम जो होता है, वो किस पे अटैक करेगा, आपके सबस्ट्रेट के कार्बन पे अटैक करेगा। यहाँ पर उसका अटैक होगा, ठीक है। ये हिस्टिडीन का अटैक किसने किया, उसने इस पे बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। जब जैसे ही बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, कार्बोनिक ग्रुप का ऑक्सीजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग, और ये कैसा हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज आ जाएगा, ठीक है। जब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है तो आपको पता है नेगेटिव चार्ज आना है ऑक्सीजन पे। अब आपको पता है इस ऑक्सी एनायन होल में ही ये ऑक्सीजन कैरी करेगा। लैरेंजियल में आप डायग्राम्स देख सकते हैं इजीली, उसमें इतना बड़ा सबस्ट्रेट मत लीजिए, आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो इतना बड़ा सबस्ट्रेट नहीं, छोटे सबस्ट्रेट को लेके चलिए, ताकि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ये क्या होगा, पॉलीपेप्टाइड चेन में हाइड्रोफोबिक कोई भी एरोमेटिक अमीनो एसिड्स की चेन होगी, ठीक है। एरोमेटिक होगा, मेथियोनिन ग्रुप होगा, उसका बल्कि ग्रुप तो हाइड्रोफोबिक से जाके रीजन में जाके बाउंड हो जाएगा, और उसका अब क्या करेगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बन चुका है, सेरिन क्या बन चुका है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बन चुका है, सेरिन का ऑक्सीजन किस पे अटैक कर देगा, सबस्ट्रेट के कार्बोनिल के कार्बन पे अटैक करेगा। जैसे ही सबस्ट्रेट के कार्बोनिल के कार्बन पे अटैक किया उसने, इसके साथ क्या होगा, अब जैसे ये अटैक करेगा, नेक्स्ट स्टेप में ये H, अब इसको थोड़ा सा पास में बना देते हैं, इसकी ऐसे लोकेशन कर देते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आए। ये CH2 तो इसका हो गया सेरिन का, ठीक है। ये कोई भी सबस्ट्रेट आया, कोई भी सबस्ट्रेट है, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये R। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसके कार्बोनिल के सेरिन के, ये वाला ग्रुप कौन सा आपके पास, सेरिन अमीनो एसिड्स है, सेरिन के इस ऑक्सीजन ने इसके ऊपर अटैक किया, इसके ऊपर, ठीक है, ये अटैक करेगा। इसकी पोजीशन इधर बना देते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आए, C डबल बॉन्ड O NH, इसने अटैक किया तो इसके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा, और ये डबल बॉन्ड ब्रेक होके सिंगल बॉन्ड नेगेटिवली चार्ज में कन्वर्ट हो गए। अब फिर क्या होगा, अब इस स्टेप में क्या होगा, ये तो हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, क्योंकि हमें पता है कि ये जो बॉन्ड है H+ आयन सेकेंड स्टेप में क्या करेगा, जो हिस्टिडीन है वो एसिड कैटलिस्ट की तरह एक्ट करने लग जाएगा। जैसे ये सिचुएशन होगी, जैसे ही सेरिन का ऑक्सीजन इस पर अटैक करेगा हिस्टिडीन, क्योंकि सीजलर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, सीजल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, तो इस स्टेप में ये अनस्टेबल कंडीशन में है। ये जो अपना H+ आयन है, हिस्टिडीन जो H+ आयन को उसने लिया था सेरिन से, उसे डोनेट कर देगा किसको, आपके सबस्ट्रेट के नाइट्रोजन को, सबस्ट्रेट के नाइट्रोजन के साथ चला जाएगा वो, क्योंकि इस बॉन्ड से शिफ्टिंग होगी वापस से, क्योंकि अनस्टेबल कंडीशन में था। इस कंडीशन में हिस्टिडीन एसिड की तरह बिहेव करने लग जाता है, इसीलिए कहा गया है हिस्टिडीन एसिड बेस दोनों की तरह बिहेव करता है। हिस्टिडीन जो H+ आयन से बाइंड था, उससे उस H+ आयन को वो किसी डोनेट कर देता है, H+ आयन को
सबस्ट्रेट के नाइट्रोजन से जो सीजल बॉन्ड के थ्रू बॉन्ड था, ताकि ये क्या हो जाए, स्टेबल। और जैसे ही ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ जाएगा, ठीक है, जुड़ जाएगा इसके साथ हाइड्रोजन, इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर क्या कहलाती है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर या टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। अनस्टेबल होता है टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, ठीक है, अनस्टेबल टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होता है। जैसे ये होगा, इसके साथ क्या होगा, ये इसका ब्रेकेज कर देगा, हिस्टीडीन H+ आयन को डोनेट कर देगा सबस्ट्रेट को। ये सबस्ट्रेट जैसे H+ आयन को देगा, इसके पेप्टाइड बॉन्ड का ब्रेकेज हो जाएगा। पेप्टाइड बॉन्ड का ब्रेकेज होगा तो RNH2 के फॉर्म में फर्स्ट प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगा। RNH2 के फॉर्म में ये फर्स्ट प्रोडक्ट रिलीज हो गया। फर्स्ट प्रोडक्ट रिलीज किस फॉर्म में, RNH2 के फॉर्म में रिलीज हो गया। आई होप बहुत सिंपल से तरीके से हमें समझना है। सेरिन को स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बनाया है हिस्टिडीन ने। हिस्टिडीन ने उसके H+ आयन को एक्सट्रैक्ट कर लिया और इसको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बना दिया। अब सेरिन का जो ऑक्सीजन है वो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा सबस्ट्रेट के कार्बोनिल के ऊपर। जैसे कार्बोनिल के ऊपर अटैक करेगा, उसके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करके जुड़ जाएगा ईस्टर लिंकेज। फर्स्ट फेज में ईस्टर लिंकेज का फॉर्मेशन होगा। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर लिंकेज। हमने देखा था ईस्टर लिंकेज के फॉर्मेशन होगा, इसके बॉन्ड शिफ्टिंग होगी, इस पे नेगेटिवली चार्ज आएगा जो ऑक्सी एनायन होल में जाके। इसको स्टेबलाइज करने के लिए ये जो ऑक्सीजन बॉन्ड है इसको स्टेबलाइज भी हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू किया जाता है। ग्लाइसिन 193 जो होता है वो सेरिन के पास होता है बहुत ज्यादा, और वो इसको क्या करता है, ऑक्सी एनायन होल के पास होता है और इसको स्टेबलाइज कर देता है। अब क्या होगा, जैसे इसके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, इसका जो हिस्टिडीन का हाइड्रोजन है वो इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे, ठीक है। इस स्टेप में हम नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हिस्टिडीन जो होता है वो अनस्टेबल फॉर्म में होता है। वो क्या करेगा, जो इसके बीच में सीजल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, हिस्टिडीन एज अ एसिड कैटलिस्ट बिहेव करेगा, अपने H+ आयन को किसको दे देगा, सबस्ट्रेट को दे देगा। H+ आयन को वापस किसको देगा, सबस्ट्रेट को दे देगा, और खुद वापस से किसमें, जो प्रोटोनेटेड हिस्टिडीन है वो वापस से डीप्रोटोनेटेड हो जाएगा। उसने अपने प्रोटोन को दे दिया। प्रोटोनेटेड हिस्टिडीन मतलब जिसके पास H+ आयन था, उसने जब अपने H+ आयन को सबस्ट्रेट को दे दिया तो वो वापस से कैसा हो गया, डीप्रोटोनेटेड। डीप्रोटोनेटेड हो गया हिस्टिडीन। डीप्रोटोनेटेड हिस्टिडीन हो गया H+ आयन को देने के बाद, ये H+ आयन कौन सबस्ट्रेट के नाइट्रोजन के साथ जाएगा और पेप्टाइड बॉन्ड का इस कंडीशन में ब्रेक हो जाएगा। ये पेप्टाइड बॉन्ड टूटा तो फर्स्ट प्रोडक्ट RNH2 के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। फर्स्ट प्रोडक्ट किस फॉर्म में रिलीज हो गया, RNH2 के फॉर्म में रिलीज हो गया। समझो आप, ये फर्स्ट प्रोडक्ट रिलीज, ये फर्स्ट प्रोडक्ट रिलीज हो गया, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट गया, फर्स्ट प्रोडक्ट रिलीज हो गया। फर्स्ट प्रोडक्ट किस फॉर्म में रिलीज हुआ, RNH2 के फॉर्म में, या कोई भी लिंकेज होगी उसकी, पेप्टाइड लिंकेज होगी, वो NH2 के फॉर्म में रिलीज हो गई। अब वापिस से ये अपने आप को स्टेबलाइज कर लेगा और किस फॉर्म में, RC+O के फॉर्म में। अब ये बचा है आपके पास एसाइलेटेड इंटरमीडिएट। ये क्या बच गया है आपके पास, एसाइल इंटरमीडिएट। एसाइल इंटरमीडिएट ये फेज फर्स्ट हुई अभी खत्म, फेज फर्स्ट एसाइलेशन वाली एसाइल इंटरमीडिएट हमें मिल चुका है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग ना होना। वापस आपको हिस्टिडीन उसी फॉर्म में मिल गया, एस्पर्टिन मिल गया, बट जो सेरिन था वो उसके साथ तो आपको एसाइल ग्रुप अटैच हो चुका है। अब आपको इस एसाइल ग्रुप को भी रिमूव करना है, मतलब हमें सेकंड फेज की स्टडी करनी है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल आएगा और इसकी एसाइल इंटरमीडिएट की हाइड्रोलाइसिस होगी। अब वो स्टेप्स कैसे होगी उसको स्टडी करते हैं। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल पूछिए, जहाँ पर भी हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। यदि बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, आपको जहाँ पर भी डाउट आ रहा है बिल्कुल पूछ सकते हैं। सेकंड फेज में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में एसाइलेशन हुआ था, सेकंड स्टेप में हमने देखा था जो डी एसाइलेशन होगा, मतलब वाटर मॉलिक्यूल आएगा। वाटर मॉलिक्यूल के आने के बाद उसका क्या होगा, बेसिकली वापस से एंजाइम रीजनरेट होगा। बट वाटर मॉलिक्यूल कैसे आता है, कैसे बाइंड होता है, वो देखेंगे। फर्स्ट स्टेप में हम देख चुके हैं कि सेरिन, ध्यान से समझिएगा, सेरिन जो था आपके पास वो किससे बाइंड हो चुका है, CH2 वाला ग्रुप, CH2C, यहाँ से वो कार्बोनिल ग्रुप के C+O और R से बाइंड हो चुका है, ठीक है। सेरिन का ऑक्सीजन, सॉरी CH2O, उसने क्या बना लिया, ये एसाइल इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन कर लिया फर्स्ट स्टेप में। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, डीएसाइलेशन होगा, वापस एंजाइम का रीजनरेशन होगा। इस स्टेप में आएगा वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल आएगा। अब वाटर आएगा तो कैसे उसका रीजनरेशन करेगा वो देखते हैं। जब वाटर मॉलिक्यूल आया H2O के फॉर्म में आएगा, HO, H के फॉर्म में वाटर मॉलिक्यूल आया। यहाँ आप देख सकते हैं ये है H2O, HOH, ये वाटर मॉलिक्यूल आ चुका है।
वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा, सबसे पहले हिस्टिडीन के साथ बाइंड। इस कंडीशन में हिस्टिडीन जो रहेगा, वापस से प्रीवियस वाली कंडीशन को ध्यान रखो। फर्स्ट कंडीशन में हिस्टिडीन ने क्या किया था, जो सेरिन था उसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप के उसे हाइड्रोजन एक्सेप्ट किया था, उस सेरिन को स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बनाया था, ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बनाया था ताकि वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर सके कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन के ऊपर। वापस क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल से हिस्टिडीन वापस एज अ बेस कैटलिस्ट रिएक्ट करेगा, बेस कैटलिस्ट, और हिस्टिडीन उससे वाटर मॉलिक्यूल से H+ आयन को एक्सेप्ट करके हाईली प्रोटोनेटेड हो जाएगा। प्रोटोनेटेड हो गया क्या, हिस्टिडीन, हिस्टिडीन ने H+ आयन को एक्सेप्ट करके प्रोटोनेटेड हो जाएगा। जैसे ही हिस्टिडीन प्रोटोनेटेड हुआ, ये हिस्टिडीन इसका H+ आयन के साथ बाइंड हो जाएगा, वैसे ही इसका वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर देगा इसके कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन के ऊपर। वापस ये कार्बोनिल ग्रुप के फॉर्म में था, इस फॉर्म में, ठीक है, तो वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर देगा ऑक्सीजन। जैसे ही न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, आपको पता है बॉन्ड का रीअरेंजमेंट होगा, इसके पास क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज्ड। यदि डबल बॉन्ड टूटेगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज्ड। रीअरेंजमेंट हो गया, ये वापस से किसका फॉर्मेशन हो गया, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो गया, जो कि अनस्टेबल है, बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए बना है, ठीक है। कैसे हुआ, आई होप आपको क्लियर होगा। वाटर मॉलिक्यूल से H+ आयन हिस्टिडीन, ये आपके पास हिस्टिडीन है, ठीक है, हिस्टिडीन ने H+ आयन एक्सेप्ट किए, प्रोटोनेटेड हो चुका है हिस्टिडीन। इस कंडीशन में वापस प्रोटोनेटेड हो चुका है, पॉजिटिवली चार्ज्ड हिस्टिडीन, क्योंकि हिस्टिडीन के पास क्या है, नाइट्रोजन है, जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो H+ आयन को एक्सेप्ट कर लेगा और प्रोटोनेटेड हो जाएगा, एज अ बेस कैटलिस्ट एक्सेप्ट करेगा। जैसे ही ये प्रोटोनेटेड हुआ, इस प्रोटोनेटेड को स्टेबलाइज करने का काम कौन करता है, एस्पर्टेट, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू बाइंड करेगा और इस प्रोटोनेटेड को क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। और जैसे ही प्रोटोनेशन हो जाएगा, इसके ऑक्सीजन इसके साथ कार्बोनिल ग्रुप के साथ न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा और बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होता है, हिस्टिडीन जो रहता है H+ आयन अब डोनेट कर देगा किसको, सेरिन को। वापस से कैसे, बेस के बाद वो वापस कैसे रिएक्ट करेगा, जैसे ही टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो जाएगा, हिस्टिडीन वापस किसकी तरह एक्ट करेगा, एसिड कैटलिस्ट की तरह एक्ट करेगा। वो अपने H+ आयन को डोनेट, क्योंकि वो हाईली प्रोटोनेटेड फॉर्म में है, अब वो डीप्रोटोनेटेड हो जाएगा अपने H+ आयन को सेरिन को डोनेट करके। जैसे ही वो सेरिन को H+ आयन डोनेट करेगा, यहां से क्या होगा, बॉन्ड का रीअरेंजमेंट, इसका पेप्टाइड बॉन्ड टूट जाएगा। जैसे ही डोनेशन होगा, ये सेरिन के पास OH और इसके पीछे क्या जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, या हाइड्रोजन बॉन्ड, ये क्या बन गया इसके बीच में, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड। आई होप आपको क्लियर होगा। हाईली प्रोटोनेटेड हिस्टिडीन नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा, अपने प्रोटोन को डोनेट कर देगा सेरिन को। सेरिन को प्रोटोन डोनेट करने के साथ ही न्यू आपके क्या होगा, सेकंड प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगा RnCOOH के फॉर्म में। सेकंड प्रोडक्ट RnCOOH के फॉर्म में ये क्या रिलीज हो गया, सेकंड प्रोडक्ट रिलीज हो गया। सेकंड प्रोडक्ट, फर्स्ट प्रोडक्ट RnH2 के फॉर्म में रिलीज होएगा, RCNH2 के फॉर्म में फर्स्ट प्रोडक्ट रिलीज हुआ था आपके पास। सेकंड प्रोडक्ट रिलीज हुआ आपके पास RnCOOH, मतलब पेप्टाइड लिंकेज का ब्रेकडाउन हो चुका है, ये एज इट इज सेकंड प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगा आपके पास, ठीक है। और ये किसका, हिस्टिडीन अपना H+ आयन डोनेट कर देगा सेरिन को और वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, RCOOH के फॉर्म में। सेरिन वापस फॉर्म हो गया, ध्यान हो तो यही आपकी फर्स्ट स्टेप की लिंकेज थी, मतलब एंजाइम का क्या हो चुका है, रीजनरेशन हो चुका है। ये है आपका सेरिन 195। इस स्टेप में क्या हो गया, एंजाइम का रीजनरेशन। फर्स्ट स्टेप को यदि ध्यान करेंगे आप, यहाँ पर बॉन्ड का रीअरेंजमेंट कर दीजिए, ये बॉन्ड का रीअरेंजमेंट हो जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये लोन पेयर आ जाएंगे नाइट्रोजन पे, ठीक है। तो बॉन्ड का रीअरेंजमेंट हो जाएगा और आपको फर्स्ट स्टेप मतलब एंजाइम का रीजनरेशन हो चुका है एज इट इज। फर्स्ट स्टेप में जैसे कैटालिटिक ट्रायड था, नेक्स्ट स्टेप में भी वैसा ही कैटालिटिक ट्रायड हमें मिल जाएगा। तो आई होप आपको काइमोट्रिप्सिन के मैकेनिज्म बहुत अच्छे से क्लियर होगी। जहां पर भी आपको अभी भी डाउट्स है कि मैम इस स्टेप में हमें समझ में नहीं आ रहा है, आपको ये ध्यान रखना है कि 2 स्टेप में होगा, आपको वापस से एंजाइम को रीजनरेट भी करना है। 2 स्टेप में होगी एसाइलेशन, क्योंकि किसी भी हमने जब पेप्टाइड बॉन्ड का ब्रेकडाउन देखा है तब देखा है उसका डायरेक्ट हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज हो जाता है, बट इस केस में उसका डायरेक्ट हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज नहीं होगा। फर्स्ट स्टेप में एसाइल इंटरमीडिएट बनेगा, ठीक है, एसाइल इंटरमीडिएट बनेगा। सेकंड स्टेप में मतलब ईस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा उस सबस्ट्रेट के साथ। कौन करेगा, ध्यान से समझ लीजिएगा, जो सेरिन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, सेरिन मतलब एल्कोहलिक ग्रुप कंटेनिंग, ये अभी क्या है, वीक न्यूक्लियोफाइल था, इससे H+ आयन कौन एक्सेप्ट कर लेगा, हिस्टिडीन, और क्या हो जाएगा, प्रोटोनेटेड, ठीक है।
जब ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा तब ये किस पे, सबस्ट्रेट के कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन पे अटैक कर देगा। ठीक है, जैसे ही कार्बन पर अटैक करेगा एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो जाएगा। शॉर्ट ब्रीफ में आपको पूरा ध्यान रखना है। ठीक है, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट वो इंटरमीडिएट तो आपको पता है फर्स्ट प्रोडक्ट उससे निकल जाएगा, क्योंकि ये था आपके पास पेप्टाइड, ये फर्स्ट प्रोडक्ट, क्योंकि हिस्टिडीन वापस से क्या होगा, अनस्टेबल फॉर्म में उसको वापस क्या करेगा, डीप्रोटोनेटेड हो जाएगा, अपना प्रोटॉन डोनेट कर देगा पेप्टाइड को, या RNH2 के फॉर्म में रिलीज कर देगा इसको। फर्स्ट प्रोडक्ट जो रिलीज हो गया RNH2 के फॉर्म, फर्स्ट प्रोडक्ट रिलीज हो गया RNH2 के फॉर्म में। अब आपके पास बचा है सेकंड प्रोडक्ट जो कि लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन है, वो किसके साथ जुड़ी हुई है, सेरिन के साथ जुड़ी हुई है। सेरिन के साथ उसने एसाइल इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन कर रखा है। अब उसको कैसे रिमूव करें, उसको कैसे ब्रेक करें और वापस से एंजाइम को रीजनरेट कैसे करें, तब उस कंडीशन में आपके पास वाटर आता है। वाटर वापस प्रीवियस कंडीशन में वाटर का H+ आयन कौन एक्सेप्ट करेगा, हिस्टिडीन, प्रोटोनेटेड हो जाएगा, एज अ बेस कैटलिस्ट रिएक्ट करेगा। जैसे ही प्रोटोनेटेड हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप, और जो वाटर का O है वो किस पे अटैक करेगा, जो सेरिन आपका एसाइलेटेड है उसके कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन पे अटैक करेगा। ठीक है, अटैक करने के बाद बॉन्ड का रीअरेंजमेंट होना, ऑक्सीजन का नेगेटिव आयन का फॉर्म होना, वो ऑक्सी एनायन में जाके शिफ्ट होना, वो सब प्रोसेस चलेगी। जैसे ही ये शिफ्ट हो जाएगा वापस से H2 के साथ वो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनाएगा। अब क्या होगा, हिस्टिडीन जो रहता है वो H+ आयन किसको डोनेट कर देगा, एसिड कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेगा, और H+ आयन किसको दे देगा, सेरिन को दे देगा। हिस्टिडीन जैसे ही सेरिन को H+ आयन देगा, सेरिन वापस से रीजनरेट हो जाएगा CH2OH के फॉर्म में, और आपके पास प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगा RnCOOH के फॉर्म में। मतलब प्रोटीलाइटिक क्लीवेज हो चुका है, पेप्टाइड बॉन्ड का क्लीवेज हो चुका है। फर्स्ट प्रोडक्ट RCNH2 के फॉर्म में, सेकंड प्रोडक्ट RnCOOH के फॉर्म में रिलीज हो गया है। आई होप आपको ये काइमोट्रिप्सिन मैकेनिज्म बहुत अच्छे से समझ में आएगी। जहां पर भी डाउट आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। यदि ये वीडियो आपके स्टडी के लिए हेल्पफुल है, प्लीज वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि ये मेथड ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच पाए। थैंक यू सो मच गाइस।